हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। हम अम्ल, क्षार और लवण के विषय में देख रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने अम्ल, क्षार और लवण की सामान्य जो लक्षण होते हैं उनकी पहचान किस प्रकार से हम करते हैं, उनके टेस्ट क्या होते हैं, उन सभी के विषय में हमने देखा था। उनके उदाहरण हमने देखे थे। नेक्स्ट जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अम्ल क्षार की जो परिभाषाएं हैं उनसे संबंधित कुछ संकल्पनाएं यानी कि अवधारणाएं दी गई हैं, उनकी इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो यह वीडियो जो 10th क्लास के बच्चे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ में जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में अम्ल, क्षार और लवण ये अलग से टॉपिक दे रखा, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार की परिभाषाओं से संबंधित जो अवधारणाएं दी गई हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इससे संबंधित 3 अवधारणाएं दी गई हैं। पहली है आर्हेनियस अवधारणा, दूसरी हो जाएगी ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना, ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना, और तीसरी यहां पे हो जाएगी लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना। तो हम एक एक करके इन तीनों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्निश अवधारणा है वो किस प्रकार से दी। हमारी पहली जो अवधारणा आती है वो है आर्निश अवधारणा या आर्निश संकल्पना। ये आर्निश के द्वारा दी गई थी 1887 में दी गई थी आर्निश के द्वारा। और इनके अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, इनके अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं या देते हैं। यानी कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन या हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी जलीय विलयन है और उस जलीय विलयन में जैसे हमने कोई पदार्थ डाला है और वो पदार्थ क्या कर दे, H+ आयन मुक्त कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो इसके हम उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जैसे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये क्या करता है, H+ आयन मुक्त करता है। ये एक्वेटिक सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है, H+ आयन देता है, और साथ में SO4 रिलीज करता है। यानी कि जब H2SO4 को हम क्या कर देते हैं, जलीय विलयन में डालते हैं तो ये H+ आयन मुक्त करता है और साथ में SO4 आयन देता है। इसके बाद में हम बात करें तो HCl, ये भी क्या होता है, एक अम्ल होता है। इसे हम जलीय विलयन में डालते हैं तो H+ आयन देता है और साथ में क्लोराइड आयन मुक्त करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो HNO3, ये भी एक्वेटिक सॉल्यूशन में हम डालते हैं, जलीय विलयन में डालते हैं तो H+ आयन मुक्त करता है और साथ में क्या करता है, HNO3 रिलीज हो जाता है यहाँ पर। ये एक्वेटिक सॉल्यूशन में होती है ये क्रिया। इसके अलावा हम बात करें तो CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या करता है, ये एसीटेट बनाता है, साथ में H+ आयन वो मुक्त करता है जलीय विलयन में, एक्वेटिक सॉल्यूशन में। इसके अलावा हम बात करें H2CO3 जो कार्बोनिक अम्ल होता है। कार्बोनिक अम्ल क्या करता है, जब एक्वेटिक यानी कि जलीय विलयन में देखते हैं तो ये अपघटित होकर के H+ आयन मुक्त करता है, साथ में बाइकार्बोनेट बना देता है। यानी कि जितने भी अम्ल हैं उन सभी को हम जलीय विलयन में डालें तो वो H+ आयन मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। ये सभी क्या होते हैं, H+ आयन मुक्त करते हैं। इस कारण से ये क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं।
इस कारण से ये अम्ल कहलाते हैं। और आर्नियस ने भी क्या यही डेफिनेशन दी थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या कर देते हैं, अपघटित होकर के H+ आयन या हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं और क्या कहलाते हैं, ये अम्ल कहलाते हैं। इनकी हमने बात की, ये इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। अम्ल को क्या कर देते हैं, इस जल में विलयन के आधार पर, विलय के आधार पर क्या कर देते हैं, वियोजन के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो क्या कर देते हैं, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं। यानी कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, जैसे HCl क्या होता है, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है, H2SO4, इसके अलावा HNO3, ये सभी क्या होते हैं, ये जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। तो दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, यानी कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगी जैसे एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ये क्या हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वे तो जल में डालते हैं तो अपघटित होकर के पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी कि आयन बना लेते हैं। जैसे H+ है, ये Cl और H+ आयन बना लेता है, पूर्ण से वियोजित हो जाता है। लेकिन दुर्बल अम्ल जो होते हैं ये क्या करते हैं, जल में हम डालते हैं तो ये पूर्णतः आयनित नहीं होती, कुछ मात्रा जो होती है इनकी वो आयनन यानी कि वियोजित नहीं हो पाती है, और इस कारण से हम इन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो ये हो गए आर्निश अवधारणा से संबंधित जो अम्ल की डेफिनेशन है वो हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आर्निश ने क्षार की जो परिभाषा वो क्या दी थी। क्षार में सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर H+ आयन की जगह OH- आयन ले लेते हैं। क्षार या बेस, ये पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर H+ आयन है जो कि अम्ल में था, ये क्या कर देते हैं हम, जैसे जल में डालते हैं तो OH- आयन हो जाएगा। यानी कि H+ आयन तो जो अम्ल होते हैं उनमें देता है, और जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में डालते हैं क्या होते हैं, OH- आयन देता है, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, उदाहरण की बात करें तो KOH, इसको हम जलीय विलयन की बात करें तो जलीय विलयन में डालते क्या हो जाएगा, K+ आयन, और साथ में OH- आयन देता, हाइड्रोक्सिल आयन देता है, ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या करता है, एक्वेटिक सॉल्यूशन में बात करें तो ये Na+ आयन देता है और साथ में OH- आयन देता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जलीय विलयन में देखें तो Mg+2 और यहाँ पर OH- आयन निकल जाती है। और इसके बाद में हम बात करें तो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर NH4 बन जाता है और साथ में OH- आयन रिलीज हो जाता है। यानी कि इन सभी से OH- आयन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सभी क्षार हैं। किसके अनुसार, आर्नियस के अनुसार।
तो आर्निस ने क्या क्षार के विषय में बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाती हैं, और ये इसके उदाहरण हो गए। और इसको भी हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला आ जाएगा परबल क्षार। परबल क्षार, परबल क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी कि वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, परबल क्षार कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, इसके उदाहरण हो जाएंगे KOH, NaOH, ये सभी क्या हैं, परबल क्षार हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो होता है वो होता है दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। और इसके जो उदाहरण हैं वो हो जाएंगे MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH, ये क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे। ये हो गई क्षार की डेफिनेशन जो आर्निस अवधारणा के अनुसार दी गई थी। आर्निस ने बताया कि जब हम अम्ल और क्षार की क्रिया करवाते हैं तो क्या कर देते हैं, लवण बनता है, यानी कि यहाँ पर हम अम्ल और क्षार की क्रिया जैसे HCl प्लस NaOH की क्रिया करवा देते हैं, तो इसमें साथ में क्या होता है, लवण बन जाता है, सोल्ट बन जाता है NaCl, और यहाँ पर जो H+ आयन मुक्त होता है, यहाँ पर OH- आयन मुक्त होता है। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। यानी कि H+ आयन और OH- आयन ये क्या करते हैं, यहां से मुक्त होता है, यहां से, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O बना लेते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है ये क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसकी हमने कल भी बात की थी, पिछले वीडियो में भी बात की। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और इसमें हम बात करें तो इसमें ऊर्जा भी यानी कि उष्मा भी निकलती है, इस कारण इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है, ये आर्निस ने बताया था। लेकिन इसकी जो मुख्य कमी क्या थी, कमी ये थी कि सभी जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन मुक्त नहीं करते हैं। कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो हाइड्रोजन विहीन होते हैं, या कुछ क्षार ऐसे भी होते हैं जिनमें OH- आयन नहीं होते हैं। तो उनके लिए ये अवधारणा या ये संकल्पना लागू नहीं होती है। इस कारण से फिर एक नई संकल्पना दी गई जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना कहते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना क्या थी। जो आती है वो है ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना, यानी कि नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना, और इसे दी किसने थी, तो इसमें ब्रांस्टेड थे एक तो, एवं थॉमस एम लोरी। इन्होंने क्या दी थी, अवधारणा दी थी, यानी कि संकल्पना दी थी, ब्रांस्टेड, थॉमस एम लोरी, और इन्हीं के नाम पर क्या हो गया, इसका नाम ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना हो गई थी। इनके अनुसार बात करें तो अम्ल तो वे होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन दाता क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। यानी कि जो H+ आयन या जो प्रोटॉन है वो मुक्त करते हैं, H+ आयन, H+ को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन ही कहते हैं। जो यौगिक प्रोटॉन मुक्त करते हैं या प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे Ha+B, और इससे जो देखो Ha है ये क्या कर रहा है, इसको B को प्रोटॉन दे रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Hb बन जाएगा। यानी कि ये प्रोटॉन दे रहा तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा, तो अभी हमने बात की तो जो प्रोटॉन ग्राही होता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो
तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां से प्रोटॉन निकलने के बाद पीछे क्या बच गया, Ha- बच गया। तो ये जो होता है यानी कि अम्ल जो है इसमें से प्रोटॉन आयन निकलने के बाद जो पीछे बचता है इसे हम कहते हैं संयुग्मी क्षार। और इसी प्रकार से जो क्षार होता है इसमें प्रोटॉन जुड़ जाता है तो ये क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो सामान्यतः हम इसे ध्यान में रखना कि जो प्रोटॉन ग्रहण करता है यानी कि ये क्या कर रहा है, H+ आयन ले रहा है, प्रोटॉन ग्रहण करता है तो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। जो प्रोटॉन दे रहा है वो अम्ल कहलाएगा। और जो प्रोटॉन ग्रहण करके जो बनता है वो संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। और जो प्रोटॉन निकलने के बाद पीछे बचता है वो संयुग्मी क्षार कहलाएगा। इसी प्रकार से इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे H2O+ HCl, और इससे जो बनता है वो हो जाएगा Cl- + H3O+। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कौन सा H+ आयन यानी कि प्रोटॉन दे रहा है और कौन सा प्रोटॉन ले रहा है। तो सामान्यतः बात करें तो ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है यानी कि ये प्रोटॉन दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम बात करते हैं तो H2 जो होता है ये प्रोटॉन ग्रहण करता है तो ये क्या हो जाएगा, ये संयुग्मी अम्ल हो जाएगा, संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। और यहां से प्रोटॉन निकल गया तो ये संयुग्मी क्षार हो जाएगा, संयुग्मी क्षार हो जाएगा। यानी कि जो प्रोटॉन ग्रहण यहाँ पे क्या होता है, H2O क्या प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो इसे हम क्षार कहते हैं। HCl है प्रोटॉन रिलीज या देता है तो इसे अम्ल कहते हैं। और प्रोटॉन निकलने के बाद जो पीछे बचता है वो संयुग्मी क्षार कहलाता है। जो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद जो बनता है उसे हम संयुग्मी। इसी प्रकार से एक दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर HCl है, NH3 है, H2O+NH3 और इससे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा NH4+ और OH-। अब देखो यहाँ पे कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। देखो ये वाला जो है H2O ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको प्रोटॉन दे रहा है, H+ आयन इसको यानी कि प्रोटॉन इसको दे रहा है NH3 को, तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और NH3 है जो अमोनिया है ये इससे प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो ये क्षार हो जाएगा। अमोनिया है प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद जो बनता है वो अमोनियम बन जाता है, ये क्या हो जाएगा, संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसमें से प्रोटॉन निकल गया तो ये पीछे क्या हो जाएगा, ये क्षार हो जाएगा, संयुग्मी क्षार हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इस प्रकार से ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना थी कि जो प्रोटॉन देते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं क्षार। इसके हमने सामान्यतः दो एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे इसको हम दोबारा से देख लेते हैं कि H2O है और NH3 है और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोटॉन रिलीज करता है, H2O प्रोटॉन रिलीज करता है, ये ग्रहण कर लेता, तो रिलीज जो देता है प्रोटॉन वो अम्ल हो गया और जो ग्रहण करता है वो क्षार हो गया। ग्रहण करने के बाद जो बनता है वो संयुग्मी अम्ल हो गया और यहां से प्रोटॉन रिलीज होने के बाद जो बचता है वो OH- आयन बचता है, ये संयुग्मी क्षार कहलाता है। इस प्रकार से ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना दी गई थी। तो ये भी कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो अप्रोटिक अम्ल होते हैं, अप्रोटिक अम्ल होते हैं यानी कि जिनमें प्रोटॉन नहीं पाया जाता, जो प्रोटॉन नहीं देते हैं, तो उनके लिए ये संकल्पना है वो लागू नहीं होती है, उनको ये स्पष्ट नहीं कर पाती है। जैसे SO2BF3 इन सभी के लिए क्या होती है, ये संकल्पना लागू नहीं होती है। और इस कारण से एक नई संकल्पना और दी गई जिसे हम कहते हैं लुईस संकल्पना। नेक्स्ट जो हमारी संकल्पना आती है वो है तीसरे प्रकार की लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना, और ये लुईस संकल्पना दी गई थी लुईस के द्वारा 1923 में।
लुईस के द्वारा 1923 में संकल्पना दी गई थी और इनके अनुसार अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और इसी प्रकार से क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं या त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं या दाता होते हैं, देते हैं। यानी कि अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इस प्रकार से हो जाएगा BF3 प्लस NH3। इसकी हम अगर क्रिया करवाते हैं तो इसके पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है और ये बन जाता है F3B और इसके साथ में NH3 जो होता है ये उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। बंध द्वारा जुड़ा। सामान्यतः हम बात करें तो BF3 है, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इनसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या होता है, ये बन जाता है F3B और NH3 ये अलग हो जाता है। ये इसके साथ में उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा। लुईस संकल्पना के अनुसार इन्होंने, लुईस नामक वैज्ञानिक ने 2 शब्दों का प्रयोग किया था। एक तो था लुईस अम्ल और लुईस क्षार। तो लुईस अम्ल किसे कहते हैं, लुईस क्षार किसे कहते हैं। तो इनके अनुसार बात की तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं, यानी कि वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, धनात्मक होते हैं और साथ में इनका जो अष्टक होता है अपूर्ण होता है। इनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। यानी कि लुईस अम्ल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये धनात्मक होते हैं और अष्टक अपूर्ण होता है, लुईस अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसके AlCl3, इसके अलावा बात करें तो Mg प्लस Ca+2 K प्लस Na+, ये सभी क्या हैं, इनका अष्टक अपूर्ण होता है और इस कारण से क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इनमें और साथ में धनात्मक। यहाँ पे इस अम्ल के बाद में हम बात करते हैं लुईस क्षार। लुईस क्षार क्या होते हैं, यानी कि वे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या होती है, अधिकता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, या इसमें बात करें इनका अष्टक पूर्ण होता है, अष्टक पूर्ण होता है, ये ऋणात्मक होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। यानी कि लुईस क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है और ये ऋणात्मक होते हैं। अष्टक पूर्ण होता है, ये ऋणात्मक होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार। लुईस क्षार के उदाहरण देखें तो उदाहरण कौन से हो जाएंगे, जैसे Cl-OH-, इसके अलावा NH3, H2, ये सभी क्या हो जाएंगे, लुईस क्षार कहलाते हैं। यानी कि लुईस संकल्पना के अनुसार बात करें तो अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। जैसे इन्होंने 2 शब्द लिए थे, एक तो लुईस अम्ल शब्द का प्रयोग किया था कि लुईस अम्ल क्या होते हैं, वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, धनात्मक होते हैं, अष्टक अपूर्ण होता है। जैसे यहाँ पर BF3 है, ये क्या एक लुईस अम्ल है क्योंकि ये क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जैसे इसके अन्य उदाहरण है AlCl3, Mg+2, Ca+2 यानी कैल्शियम आयन, पोटेशियम K+, Na+, ये इसकी उदाहरण हो गई लुईस अम्ल की। इसी प्रकार लुईस क्षार, इसकी हम बात करें तो इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यहाँ पर जो NH3 होता है ये क्या होता है, लुईस क्षार होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या होती है, अधिकता होती है, धनी होती है इलेक्ट्रॉन की, अष्टक पूर्ण होता है इनका और ये ऋणात्मक होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है क्लोराइड आयन, Cl- OH- और जो अमोनिया है और H2O है, ये सभी क्या है, लुईस क्षार कहलाते हैं। इस प्रकार से तीनों संकल्पनाओं से जो डेफिनेशन बनती है वो डेफिनेशन क्या होती है, अम्ल और क्षार की।
अम्ल की डेफिनेशन में बात करें तो जो प्रोटोन यानी कि H+ आयन देते हैं, इसके अलावा प्रोटोन दाता होते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार से क्षार की बात करें तो वो क्या करते हैं? H+ आयन मुक्त करते हैं, H+ आयन देते हैं, साथ में प्रोटोन ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। यानी कि तीनों संकल्पनाओं को देखें तो अम्ल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे यौगिक जो H+ आयन मुक्त करते हैं, प्रोटोन दाता होते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और क्षार की डेफिनेशन हो जाएगी जो OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन मुक्त करते हैं, प्रोटोन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, क्षार कहलाते हैं। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने सबसे पहले हमने आर्नेय संकल्पना, फिर ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना और फिर लुईस संकल्पना की हमने बात की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो एसिड और क्षार हैं यानी कि अम्ल और क्षार हैं, इनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं और इनके उपयोग क्या होते हैं, इनके विषय में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।